नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस एकेडमी में, जहां आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसी एनालिसिस की। सो इन द सेम ऑर्डर वी आर मूविंग टुवर्ड अ न्यू टॉपिक, जिसे हमने बताया था सबसे जो है सेंसेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एसी सर्किट का, और वो है आपका रेजोनेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुनाद। तो हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किन किन पैरामीटर पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, और किस सर्किट को हम रेजोनेट कर सकते हैं, और रेजोनेट होने के क्या क्या रीजंस हैं, और क्या क्या पैरामीटर्स जो है डिफाइन हैं किसी भी सर्किट को रेजोनेंस में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, और इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का डिस्कशन यही समाप्त हो जाएगा रेजोनेंस पे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रेजोनेंस को, और डिफाइन करते हैं कि रेजोनेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जो रेजोनेंस है, एक्चुअली रेजोनेंस एक फिनोमिना है। रेजोनेंस क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें किसी भी एक आरएलसी सर्किट में या किसी भी एक ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा सर्किट जिसमें कम से कम एक इंडक्टर और कम से कम एक कैपेसिटर लगा हो, वैसा सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? तो रेजोनेंस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। कब फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, उसको देखते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए, इन द केस ऑफ रेजोनेंस सर्किट व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी मैक्सिमम बोले तो आई का जो मान होगा, आई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, करंट जो है मैक्सिमम फ्लो करेगा इस सर्किट में, उसी सर्किट को हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। अब आप समझने की बात है रेजोनेंस क्या होता है। देखिए, हर एक सिस्टम का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। हर एक सिस्टम का जब अपना फ्रीक्वेंसी है और उस सिस्टम को हम किसी दूसरे सोर्स से ड्राइव करते हैं या यूं कहें कि ऑपरेट करते हैं। जैसे ही हम ड्राइव या ऑपरेट करने जाते हैं उस सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से, ठीक है, सोर्स से, तो वो ड्राइवर रहा। ठीक है, तो जैसे ही हम सोर्स ऑफ सिस्टम को ड्राइव करते हैं, हमें क्या मिलता है? एक्चुअली हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि किसी भी सिस्टम का मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट रहा है। ठीक है, ओमेगा नॉट रहा है, ये सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका है? किसी भी सोर्स का, हमको सिस्टम का जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं किसी दूसरे सिस्टम से। मान लीजिए हमारे पास थ्रेसर है, हम थ्रेसर को चलाने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो ड्राइवर है वो मोटर है, तो मोटर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझने के लिए। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आपने सुना हो तो जो भी सैन्य दल जो है किसी पुल या किसी ब्रिज से पास होता है, तो हम कहते हैं कि वहां कदम ताल उनका रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? रेजोनेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि जो पुल है जिस सब्सटेंस से बना है, जिस कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है, उसका अपना, उस सिस्टम का अपना एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और यदि जो कदम चाल कर रहे हैं उस कदम चाल का भी एक वाइब्रेशन है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी में जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कौन सा रिलेशन है। ठीक है, इसके वजह से जो है पुल को कोलैप्स होने में समय नहीं लगेगा। यानी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम and the frequency of the driving system becomes equal, then resonance happens, तब जाके अनुनाद होता है। अभी आप समझिए, किसी भी सर्किट में जो हमारे पास सर्किट है, मान लीजिए LCR सर्किट हम लोग रहे हैं या RLC सर्किट ले रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट RLC सर्किट या LCR सर्किट, जो कुछ भी आप कह लीजिए। रेजोनेंस को हमने दो भागों में बांटा हुआ है अपने सुविधा के अनुसार, एक सीरीज रेजोनेंस और एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। अभी जो आज का जो फोकस होगा और केवल सीरीज रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए आप, सीरीज रेजोनेंस यानी कि जो L और C होंगे एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। सीरीज रेजोनेंस आप समझिए, कोई एक LCR सर्किट ले लीजिए, ये आपके पास R, ये आपके पास L और ये आपके पास C रहा। किसी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी AC से आप जोड़ लीजिए इसको, AC से B = V0 sin ओमेगा t एज यूजुअल। ठीक है, ये आपका R रहा, ये L रहा, ये आपका C रहा। देखिए, मैं बोला कि रेजोनेंस कंडीशन
किसी सर्किट की वो कंडीशन होती है जिसमें सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। मैक्सिमम करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कब होगा? जब सर्किट का जो इंपीडेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, वो मिनिमम हो। अब बताइए किसी आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस कितना, इंपीडेंस कितना होता है? Z इज इक्वल टू R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। बिल्कुल इस बात से कोई असहमत नहीं होगा क्योंकि आरएलसी सर्किट हैज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। सो इंपीडेंस ऑफ ए आरएलसी सर्किट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो, इसके लिए ये जरूरी है कि सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम हो, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही कम करंट फ्लो होगी, यानी जितना ही कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी। यानी कि रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये Z मिनिमम हमें करना है ताकि रेजोनेंस ऑकर करे। ये मिनिमम कब होगा? क्या हम रेजिस्टेंस को जीरो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होना ही है किसी सर्किट में। यानी कि ये वाला जो टर्म है, अपना जो सेकंड टर्म है अंडर रूट के XL माइनस XC होल स्क्वायर, इस टर्म को यदि हम जीरो कर दें तो मैक्सिमम इंपीडेंस किसी सर्किट में हमें मिल जाएगा। वो इंपीडेंस कितना होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी Z यदि ये टर्म हम जीरो कर दें, ये टर्म जैसे ही आप जीरो करेंगे आपको क्या मिलेगा? तो XL माइनस XC को आप जीरो कर दे रहे हैं, यानी कि XL माइनस XC को आप जीरो कर दे रहे हैं। XL माइनस XC को आपने जीरो कर दिया। XL माइनस XC को जीरो कर दिया यानी कि आपने क्या कर दिया? XL की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, XL को लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो? XL मतलब ओमेगा L माइनस XC को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू 0। सपोज करिए ये ओमेगा नॉट हम लोग अपने सुविधा के लिए रख ले रहे हैं। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से यदि हम ओमेगा को सब्जेक्ट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 बाई अंडर रूट LC। इसमें तो कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, कैसे आ रहा है। ठीक है, आप भी कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC। ये क्या है ओमेगा? इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर कोई सर्किट अपने आप में, मतलब विद इन इटसेल्फ अलाउ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट। देखिए, ये रेजोनेंस की जो कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम करंट को सर्किट एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए रेजोनेंस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा उसको भी। इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। एक्सेप्टर सर्किट्स आर दोज सर्किट्स which are having the maximum amount of current flowing in the circuit, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। अब आप समझिए, चलिए Z की बात करते हैं। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? Z इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ये वाला जीरो हमने ट्रीट कर लिया था, मान लिया था, तो ये Z इज इक्वल टू हो जाएगा R। यानी कि ये जो RLC सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बहुत भी जरूरी है समझना ये बात। In the resonance condition, the RLC circuit behaves like purely inductive circuit, और इस वजह से सर्किट में केवल रेजोनेंस जो है, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस रह गया है तो सब कुछ, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है, देखिए अभी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा XL इज इक्वल टू XC है ना। अभी XL इज इक्वल टू जब हमने XC कर दिया था, यानी XL इज इक्वल टू XC हमने जब किया तो वहां से आपको क्या मिला? XL इज इक्वल टू जब XC किया, XL माइनस XC इक्वल टू 0, यानी XL इज इक्वल टू XC। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, मैंने बताया। यानी कि जैसे ही XL इज इक्वल टू XC किया, अब आप बताइए किसी सर्किट में दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इंपीडेंस आपस में बराबर है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी तो बराबर होगा। सीरीज में है तो बिल्कुल होगा, और ये तय है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होना है, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आर सेम। इंडक्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आरएलसी सर्किट है अपना, याद रखिए ये अपना आरएलसी सर्किट है, तो जितना ही वोल्टेज ड्रॉप हमारा यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कैपेसिटर के अलोंग होगा। इसको यदि हम VL मानते हैं और इसको VC, तो VL विल बी इक्वल टू VC। लेकिन अंतर क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, साइन वाइज दोनों अपोजिट हैं। यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस है। यहाँ यदि प्लस 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ माइनस 5 वोल्ट
ड्रॉप होगा। यानी कहने का मतलब जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप होगा, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे और सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होगा, यहाँ जो टोटल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो टोटल यही ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली जो करंट है आई है वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका ई, अगर यहाँ ई दे रहे हैं तो ई अपान केवल आर हो जाएगा। क्या बात कर दिया हमने, यानी कि आरएलसी सर्किट है और करंट निकालने का फॉर्मूला ई बाई आर है, तो एक्सएल और एक्ससी कहाँ चले गए, वो आपस में कैंसिल कर दिए एक दूसरे को। एक्चुअली उनका सिग्निफिकेंस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। फिजिकली आप देख सकते हो उसको, लेकिन सर्किट में वो एक दूसरे को ही कैंसिल कर दे रहे हैं। वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा उसको हमने निकाला, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है, उसको हमने निकाला ओमेगा इक्वल टू 1/2√LC। नहीं, एक्चुअली हमने केवल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर के टर्म में निकाली थी। आइए थोड़ा सा हम उसको देखते हैं किस टर्म में, उसको देखेंगे हम इन द टर्म ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। हमने बताया ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आता है, ठीक, ये बताया मैंने। अब ओमेगा को मैंने बता रखा है आपको 2πf लिखा जा सकता है, यानी कि 1/√LC, यानी कि f जो लीनियर फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस की लीनियर फ्रीक्वेंसी है, उसको हम 1/2π√LC लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, यानी इंपीडेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है मैग्नीट्यूड वाइज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर के बराबर हो जाएगा। सारे पॉइंट्स आपके लिए हैं, बस आप संभाल के रखिए सारे पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ से माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर वो ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा ग्राफ आपके लिए, ये रहा आपके लिए ग्राफ, ये रहा आपका ओमेगा, ठीक है, ये रहा ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये करंट रहा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट के बीच में आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व, ठीक है। कर्व को यदि मैं ड्रॉ करना चाहूं क्या मिलेगा उसको देखिए, ये रहा आपके पास कर्व, ये मिलता है कुछ ऐसा करके, जो है आपके पास एक कर्व मिलता है, ठीक है, ऐसा कर्व मिलेगा, और इसको हम लोग रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी उसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू इज बीइंग डिनोटेड बाय आई नॉट। इसको यदि हम इसको इधर मिला है नीचे, ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिसपे करंट मैक्सिमम हो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अभी जब आप देखेंगे जब ये यहाँ जितना पावर है सर्किट में, इस समय रेजोनेंस के समय पर जितना पावर फ्लो हो रहा है उसका आधा पावर, उसके आधा पावर, यानी कि करंट का 1/√2। बहुत लोग पूछते हैं करंट का 1/√2 कैसे हो जाता है जब पावर का हाफ हो रहा है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आई, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, I²RT, ठीक है। तो यानी I²R पावर हो गया ना, I²RT एनर्जी हो गया, तो यानी I का स्क्वायर हो जाता है, तो I का स्क्वायर, तो 1/√2 का जब स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा, नहीं, पावर का बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो समझने का है। तो यहाँ जो करंट होगा ये करंट 1 ये जो I0/√2 होगा, लेकिन यदि पावर यहाँ P है तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। बहुत जरूरी है ये समझना कि करंट क्यों 1/√2 हो रहा है और पावर क्यों हाफ ही हो रहा है। पावर हाफ होने में करंट 1/√2 हो जाता है, इस बात को मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये रहा आपके पास। तो ये जो एक फ्रीक्वेंसी है इसे लोअर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे ओमेगा 1 से डिनोट कर सकते हैं, और इसे हम अपर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे ओमेगा 2 से डिनोट किया जा सकता है। सो ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, बैंडविड्थ बोलते हैं इसको, इतने को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ मतलब बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी टू द लोअर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के बीच का देखिए ये गए, यानी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, यदि इसको हम डेल्टा ओमेगा से डिनोट करें और इसको हम डेल्टा ओमेगा से ही डिनोट करें तो जो बैंडविड्थ हो जाएगा, बैंडविड्थ, तो जो बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ को हम लोग डिनोट करेंगे, बैंडविड्थ को किससे, बैंडविड्थ को आपको डिनोट करना पड़ेगा 2 इंटू डेल्टा ओमेगा से, 2 डेल ओमेगा से, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं।
आपने सुना होगा बहुत जगहों पे बैंडविड्थ का नाम, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी टू द लोअर फ्रीक्वेंसी, या ये कह सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से किसी एक लोअर या हायर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का दोगुना कर दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बैंडविड्थ, ठीक है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। और जिस समय रेजोनेंस ऑकर कर रहा है, हैपन हो रहा है, उस समय जो सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात को समझना है। साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं, एक पॉइंट जो यहाँ समझने का है वो ये है कि यदि हम सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दें, यदि हम सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दें तो सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाली है उसका मान बढ़ जाएगा। यानी कि यदि आप दूसरे करंट फ्लो कराएं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें जो है सपोज करिए ये R1 ये R2 है और ये जो हमने पहला बनाया था R1 है, तो केवल कर्व को देख के आप बता सकते हैं कि R1 बड़ा है R2 से कि R2 बड़ा है R1 से। अभी आपको क्या पता है कि चूंकि करंट कम फ्लो हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप यहां से ये निर्णय लगा सकते हो कि R2 डेफिनेटली बड़ा है R1 से। देन ओनली इन द सर्किट द करंट इज फ्लोइंग लोअर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, means R2 must be greater as compared to the R1. That's why the circuit is not allowing the current to flow. समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो R2 greater than R1 है कब? यदि सर्किट। अब एक चीज और समझना है, हमें समझना है शार्पनेस को। अभी देखिए ये जो पहली कर्व है वो ज्यादा शार्प है, ज्यादा नैरो है। ज्यादा शार्प ज्यादा नैरो का मतलब बैंडविड्थ कम होगा, और जैसे ही ये नैरो ये कम ये बैंडविड्थ फ्लैट होता जाएगा, कर्व जैसे ही फ्लैट होगा इसका मतलब उसकी शार्पनेस घटती जा रही है। और शार्पनेस को हम एक और फिजिकल क्वांटिटी से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। सो पुट द हेडिंग क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। हेडिंग पुट करिए क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर क्या है एक्चुअली उसको समझते हैं हम लोग। तो जो क्वालिटी फैक्टर टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं इस टर्म में शार्पनेस, कि कर्व कितना शार्प बन रहा है, इसका मतलब उसकी ज्यादा क्वालिटी है। क्वालिटी ज्यादा का मतलब जितना ही ज्यादा शार्प होगा उतना ही नैरो होगा, जितना ही शार्प बनेगा उतना ही नैरो होगा, उतना ही ज्यादा रेजोनेंस, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर या इंडक्टर। कैपेसिटर या इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है उसका, और कितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसका, यदि हम रेशियो निकाल दें उसी को क्वालिटी फैक्टर से जानते हैं। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, समझिए। क्योंकि वोल्टेज अपन वोल्टेज का रेशियो क्या आएगा? वोल्टेज एक नंबर आएगा, दैट्स व्हाई इसे Q से डिनोट करते हैं। Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अपॉन वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है। APPLIED ये पॉइंट है जो आपको भूलने नहीं देगा क्वालिटी फैक्टर को। क्वालिटी फैक्टर क्या है? कैपेसिटर या इंडक्टर के अलोंग जो वोल्टेज ड्रॉप, दोनों के अलोंग जो है वोल्टेज ड्रॉप सेम आएगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी। तो किसी एक के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो निकाल लीजिए, अपन टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है सर्किट में वो लिख दीजिए। दोनों का जो रेशियो मिलेगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। उसको क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा, सॉरी इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम निकालना चाहें तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना होगा, उसको मैं लिखता हूं, उसको समझिए आप। तो एक्सेल रेजिस्टेंस होता है और आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, यानी एक्सेल इंटू आई, यानी क्यू को आप डिनोट कर सकते हो। शायद ये कम दिख रहा है, कई लोगों का मैसेज आया था। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सेल इंटू आई। ये रहा आपका वोल्टेज ड्रॉप एक्सेल इंटू आई, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एक्सेल इंटू आई अपॉन टोटल वोल्टेज अप्लाइड। टोटल वोल्टेज अप्लाई ई हो रहा है। मैं बताऊं किसी भी रेजोनेंस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है दिखता है हमें, यानी रेजिस्टेंस, ये इसको हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं R इंटू आई है, आई इंटू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आई से आई को कैंसिल कर दीजिए आप, तो Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेल बाई आर, और एक्सेल की जगह पे आप लिख सकते हो ओमेगा एल, एक्सेल की जगह पे आप लिख सकते हो ना ओमेगा एल बाई आर। अब आप बताइए ओमेगा एल के जगह पे, ओमेगा के जगह पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के जगह पे 1/√LC,
यानी कि आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 1/R इंटू L इंटू 1/√LC। ये कहां से आया? दिस पॉइंट इज द डेरिवेशन फ्रॉम ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने लिख दिया था, ये जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू हमने लिख दिया था 1/√LC। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख दिया था। ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग इट एज 1/√LC। जैसे ही आप इसको कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? Q इज इक्वल टू 1/R √L/C। किसी भी तरीके से आप रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस याद रहना चाहिए कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है उसकी वैल्यू 1/√LC होता है, और जो क्वालिटी फैक्टर आता है, सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं। आज का जो सेशन है सीरीज रेजोनेंस पे है, जिसे हम लोग करंट रेजोनेंस भी बोलते हैं, और हमने बताया था करंट मैक्सिमम जाता है, तो उसके लिए बताया था कि क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू 1/R इंटू 1/√LC आता है। ये याद रखेंगे आप। याद नहीं रखेंगे तो डिराइव कर सकते हैं। डिराइव कैसे रखेंगे क्वालिटी फैक्टर को? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज टोटल अप्लाइड, और आपको पता है टोटल वोल्टेज अप्लाइड जो है इंडक्टर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है विजिबल है, अक्रॉस विजिबल है, तो वहां से आप रख के वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे Q इक्वल टू 1/R √L/C। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि कितने जो है कितना ज्यादा शार्प है हमारा। ठीक है, आमतौर पे जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो 10 से 100 के बीच में होती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कभी कभी जो है इसकी वैल्यू 100 से ग्रेटर भी हो जाती है, 200 तक भी होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस का जो है एप्लीकेशन कहाँ है? आपके यहाँ जो सेट ऑफ बॉक्स लगे होंगे टेलीविजन में, या आप जब रेडियो हम लोग चलाते थे पहले, अब तो खैर कम हो गया है चलाना रेडियो, फिर भी इट इज स्टिल इन यूज। तो रेडियो को हम लोग ट्यून करते हैं ताकि वो किसी चैनल पे ऑपरेट करे। चैनल पकड़ने के लिए हम लोग ट्यून करते थे। तो जो ट्यून करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक्चुअली ट्यून करने में? हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू बदलते हैं, और कैपेसिटर की जब वैल्यू बदलती है तो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बदलती है, और उस अनुसार जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ब्रॉडबैंड की फ्रीक्वेंसी है उससे जब मैच करता है तो हमारा सिग्नल पकड़ने लगता है टेलीविजन या रेडियो में। ये होता है प्रोसीजर उसका पकड़ने का या कैच करने का, उसे ही हम लोग ट्यूनिंग बोलते हैं, ट्यूनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग जानते हैं। क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू 1/R √L/C। समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि यदि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस हम बढ़ा दें उसकी क्वालिटी फैक्टर घट जाएगी। देखिए, यदि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे क्वालिटी फैक्टर घट जाएगी, R बढ़ाएंगे Q घट जाएगा, यहां से भी तय है। यानी कि यदि L बढ़ाते हैं तो Q बढ़ेगा, C घटाते हैं Q घटेगा, बढ़ेगा। यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बढ़ाएंगे घटेगा, घटाएंगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाट द डिपेंडेंसी इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूं ये आज का जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। रेजोनेंस क्या है इसको रिकैप करता हूं, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, वंडरफुल न्यूमेरिकल। रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें किसी भी LC या LRC सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि जो रिएक्टिव इंडक्टेंस है और जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस है, रिएक्टिव कैपेसिटेंस और रिएक्टिव इंडक्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी XL XC के बराबर हो जाता है। तो वहां से जो ओमेगा की वैल्यू होती है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। और इसी का जो लीनियर वर्जन होता है इसको 1/2√LC हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हम लोग पैरामिलिट्री को ब्रिज या उससे हम लोग क्यों रोक देते हैं, ताकि उसका जो ब्रिज वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे जो है पद चिन्हों से जो बन रहा है, जो आज आवाज है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, उससे कहीं मैच न कर जाए, नहीं तो पुल जो है कोलैप्स कर सकता है। दैट्स व्हाई वी स्टॉप इट। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर को भी डिस्कस किया गया। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर हमारा जो है ये रेशियो होता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, यदि हम बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो क्वालिटी फैक्टर को हम लोग वहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए मैं डिफाइन करके दिखाई देता हूं। ठीक है, क्योंकि आप जितना ही जानेंगे उतना ही अच्छा है ना। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको कम समय में, मैं आपके लिए आधा घंटा निकालता हूं, आप अपने लिए आधा घंटा निकालिए और फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच किया करिए। ठीक है, तब जाके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप करेगा। चलिए अभी देखिए, जो आपका क्वालिटी फैक्टर है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविड्थ को हम लोग क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, यानी ओमेगा
इसको लिख लीजिए आप ना हो तो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ को हम लोग क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। सो द क्यू की वैल्यू जो होगी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा आर है, ओमेगा आर अपन बैंडविड्थ कितना है 2 डेल्टा ओमेगा है, ठीक है, 2 डेल ओमेगा है, ठीक है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की आप वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC होती है, 1/√LC होती है, ठीक है। 2 डेल ओमेगा की वैल्यू भी जो आपको दिया रहेगा दी बैंडविड्थ, तो यदि बैंडविड्थ दिया हो आपको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता हो, तो आप क्वालिटी फैक्टर यहां से निकालेंगे इन तीनों में से किसी को। और पिछला जो है यदि किसी सर्किट का L, R और C पता हो तो जो मैंने पिछला फार्मूला बताया था उसको आप निकाल सकते हैं। सो ब्यूटीफुली यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग इन द सर्किट इन द AC एनालिसिस। AC का कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर बीइंग गिवन प्रॉपर जो है गाइडेंस, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो बेझिझक। कोई डाउट होता है आप तुरंत पूछिए। मैं एक क्वेश्चन अपने तरफ से आपके लिए सेलेक्ट किया हूं, तो चलिए नोट करिए क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है, मैं केवल पढ़ दे रहा हूं, वैल्यूज मैंने लिख रखी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 100 ओम रेजिस्टर एंड 8 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, वो सीरीज में क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम, कि सोर्स जो हमने अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि जो है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो। यानी मैक्सिमम करंट कब होती है फ्लो किसी सर्किट में, जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आता है तब जाके फ्लो होती है। अब सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए रेजोनेंस की, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। इफ द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट, यानी कह रहा है कि जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया है वो 200 वोल्ट का है। कह रहा है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड एंड द रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सारे पॉइंट्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मैं पॉइंट्स को सोल्यूशन आपके जो है आपके लिए करता हूं, ठीक है। अभी समझिए आप, कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, तीनों कनेक्टेड हैं किस तरह से सीरीज में। तो सर्किट तो आप बना लेंगे, सर्किट बनाना बड़ी बात नहीं है, सीरीज में कनेक्ट करके आप भी बना सकते हो। ये L हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से जोड़ रखी है। व्हाट आई मीन टू एक्चुअली से कि ये सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सर्किट जो है रेजोनेंस कंडीशन में आ गया है। यानी बोले तो कि ये जो अपना एक्सएल होगा वो XC के बराबर होगा, ये बात समझना होगा। एक क्वेश्चन जो पूछ रखा है आपसे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है कि इंपीडेंस कितना होगा सर्किट में, सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट का इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर तो हमने पहले ही कर लिया है, Z इज इक्वल टू R, ये पक्का हो गया, ठीक है। अब आप बताइए कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, उसको देखते हैं। I मैक्सिमम कितना फ्लो करेगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस E/R होता है, क्योंकि Z R के बराबर होता है इसलिए इतना ही करंट फ्लो करेगा। E की वैल्यू 200 है, अपान R की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 100 ओम है क्या, यस 100 ओम, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 एम्पियर जो है करंट फ्लो करेगी किसमें, सर्किट में। सर्किट विल अलाउ 2 एम्पियर ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट एज द सर्किट इज इन रेजोनेंस, ओनली 2 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो। रेजोनेंस कंडीशन में 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, इंपीडेंस का मान R का बराबर होगा। 2 प्रश्न और बचे हैं, इंपीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों पता करना है आपको। अब आपको पता है XL बराबर XC के बराबर होता है क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है। अब रेजोनेंस कंडीशन में XL XC के बराबर होता है और XL बराबर XC, तो XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर ओमेगा C, वहां से आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है उसको आप पुट करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो, कैसे, XL की वैल्यू क्या होती है, XL की वैल्यू XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, लेकिन ओमेगा तो आपको पता नहीं है। XC इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, लेकिन ओमेगा तो पता नहीं है, यानी कि हमें ओमेगा पहले पता करना होगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू कैसे पता करेंगे उसको देखते हैं। ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, और L की वैल्यू पता है आपको, C की वैल्यू पता है, तो आप वहां से चाहे तो पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा वी नीड 1/2/√LC। L की वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए। C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड है, इंटू 2 × 10⁻⁻⁶,
और इसको जैसे ही आप हल करेंगे ओमेगा की वैल्यू जो कुछ आ जाती है 39.8, मैंने लिख रखा है उत्तर यहाँ पे 39.8 हर्ट्ज। आपकी सुविधा के लिए, मेरी सुविधा के लिए मैंने रख रखा है ओमेगा की वैल्यू। अब इसी ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ओमेगा इंटू एल रख दीजिए। ओमेगा इंटू एल रख देंगे तो क्या मिल जाएगा एक्सएल। ओमेगा इंटू सी रख देंगे तो 1 बाई ओमेगा सी की वैल्यू एक्स सी के बराबर होगा। और आप करके जरूर देखिए, एक्सएल की वैल्यू एक्सएल के बराबर जरूर आनी चाहिए और आएगी, मुझे पता है, मैंने करके देखा है। ठीक है, यानी कि ये रहा आपका रेजोनेंस सर्किट। किसी सर्किट जो रेजोनेंस में जाता है तो उस समय उसका जो इंपीडेंस होता है मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है। मिनिमम इंपीडेंस आप आरएलसी सर्किट आर के बराबर होता है, इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। क्वालिटी फैक्टर यहाँ से क्वालिटी फैक्टर भी निकाल सकते हैं, पूछा नहीं था लेकिन निकाल सकते हैं। 1 बाई आर इंटू अंडर रूट एल बाई सी करिए, क्वालिटी फैक्टर पाइए। या बैंडविड्थ दिया होता तो बैंडविड्थ वाला फॉर्मूला लगा देते। बैंडविड्थ क्या होता था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविड्थ, ये होता था क्वालिटी फैक्टर का। या आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है, पता है आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम कैलकुलेट कर लिए 39.8, और आपके पास बैंडविड्थ नहीं पता है और आप चाहें तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर पता कर सकते हैं ना 1 बाई रूट एल सी करके, तो वहां से क्वालिटी फैक्टर पता करिए और क्वालिटी फैक्टर को उस फार्मूले में रख के आप बैंडविड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का, रेजोनेंस का, या किसी भी पार्ट का आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। कोई डाउट होता है आप तुरंत मेल बॉक्स में मेरे बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। मैं आपके लिए आधा घंटा निकालता हूँ, आप स्वयं के लिए आधा घंटा निकालिए, ठीक है, और जो है कि फिजिक्स की स्टडी करिए। सो विदा लेता हूँ मैं, मुलायम सिंह यादव, MS अकेडमी से। फिर मिलेंगे कल शाम को 6 बजे विथ रेजोनेंस इन पैरेलल कंडीशन। रेजोनेंस पैरेलल में क्या होता है, उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और क्या पैरेलल का मतलब क्या, एल और सी पैरेलल में होंगे या इस अब भी सीरीज में होंगे, पैरेलल कहते क्यों हैं उसको, ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है, कल यानी कि 6 बजे। तो बने रहिए MS अकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।